नमस्कार सभी साथियों से। आप सभी को पता है कि मिशन प्रेरणा पर प्रश्नों के जो संख्याएं हैं वो ख़त्म नहीं हो सकती। इतना बड़ा यह पूरा एक मिशन है कि प्रश्न यहाँ पर अनगिनत हैं। बहुत सी वीडियोस मैंने बनाई हैं जिसमें मैंने सभी प्रश्नों को आपके बीच में रखा है, परंतु उन वीडियोस में बहुत से प्रश्न आपको दोबारा देखने को मिलते हैं क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे। महत्वपूर्ण प्रश्न देखने के बाद अब हमें उन पहलुओं को भी समझना है जो मिशन प्रेरणा के अंतर्गत ही आते हैं। तो यह जो वीडियो है इसमें एक भी प्रश्न आपको पुराने प्रश्न वाले नहीं मिलने वाले। सभी प्रश्न एकदम नए हैं और इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो अब हम इन प्रश्नों को देखना शुरू करते हैं। जैसा आपने ऊपर देखा था, एक भी प्रश्न रिपीट या पुराने नहीं होंगे। लंबी वीडियो है, मैराथन वीडियो है, जल्दी जल्दी देखिएगा, सभी चीज़ों को समझते जाइएगा। एक वीडियो देख डालिए, मिशन प्रेरणा आपका ख़त्म। प्रेरक प्रदेश बनाने के सोपान क्या क्या है? तो सबसे पहले आपको अपना प्रेरक ब्लॉक बनाना है, उसके बाद प्रेरक जनपद बनाना है, उसके बाद प्रेरक मंडल बनेगा और फिर जाके प्रेरक प्रदेश आपका बन पाएगा। प्रेरक ब्लॉक से तात्पर्य क्या है? तो प्रेरक ब्लॉक क्या होता है? जब विकास क्षेत्र के सभी प्राथमिक विद्यालयों के 80% बच्चे फाउंडेशनल लर्निंग गोल्स प्राप्त कर लेंगे तो वह जो ब्लॉक होगा उसको प्रेरक ब्लॉक कह देंगे। प्रेरणा तालिका भरने का आधार या साक्ष्य क्या होंगे? ये प्रेरणा तालिका क्या होती है, प्रेरणा सूची क्या होती है, ये देख चुके हैं, लेकिन उसको भरने के क्या साक्ष्य होंगे या क्या आधार होंगे? सतत व व्यापक मूल्यांकन आकलन संकेतक या फिर त्रैमासिक सेट परीक्षा जो कि कराई जाती है। प्रेरणा तालिका का प्रमाणन व अनुश्रवण कौन करेगा? तो प्रधानाध्यापक करेंगे। प्रेरणा तालिका भरने की न्यूनतम आवृत्ति क्या होगी? तो माह में एक बार उसको भरना है। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत प्रेरक ब्लॉक बनाने के लिए अंतिम स्वीकृति का आधार क्या है? कौन कहेगा कि हाँ वाकई में ब्लॉक प्रेरक हो चुका है? निदेशालय द्वारा चिन्हित बाह्य संस्था के द्वारा प्रमाणन के आधार पर बाहर से एक टीम आएगी। मिशन प्रेरणा के उद्देश्य क्या क्या है? तो आधारभूत सीखने के लक्ष्य हासिल करना, जो लर्निंग गैप है उसे समाप्त करना और राष्ट्रीय रैंकिंग में सुधार करना। भारत की बहुत खराब राष्ट्रीय रैंकिंग रही है। आधारशिला हस्त पुस्तिका के कितने भाग हैं? तो 6 भाग हैं। क्या थे वो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। गतिविधि आधारित शिक्षण में गतिविधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। मौखिक गतिविधि होती है, लिखित होती है और एक ICT होती है। ICT क्या है ये मैंने सबसे पहली वीडियो में ही बताया है। ध्वनि जागरूकता क्या है? ध्वनियों को पहचानना और वर्णों से जोड़ते हुए शब्द के रूप में बोल पाना ध्वनि जागरूकता है। केवल पहचानना नहीं, उन वर्णों को जोड़ना ही नहीं और जोड़ने के बाद उसको बोलना भी है। तो उनको जोड़ते हुए जो शब्द के रूप में बोला जाएगा या बोल हम सकते हैं, वही हमारी ध्वनि जागरूकता है। लिखने के कौशल कौन कौन से हैं? तो गद्यात्मक कौशल है, भाषा संरचना संबंधी कौशल है और संज्ञानात्मक कौशल है। पठन कौशल का आकलन कितने तरीके से किया जा सकता है? 2 प्रकार से, लिखित एवं मौखिक या फिर लिखित। लेखन अभिव्यक्ति को कितने पहलू हैं? तो लेखन अभिव्यक्ति के विषय वस्तु या उसका संगठन और सुडौलता व उसकी सटीकता। प्रिंट चेतना क्या है? ये बिल्कुल नया प्रश्न। बच्चों की यह समझ कि बोले जाने वाले शब्दों को लिखा जा सकता है तथा लिखे हुए शब्दों को पढ़ा जा सकता है, प्रिंट चेतना कहलाता है। मतलब जो बोला जा सकता है वो लिखा जा सकता है और जो लिखा जा सकता है उसको हम बोल सकें। ध्वनि चिन्ह संबंध या डिकोडिंग क्या है? यह भी महत्वपूर्ण है। वर्ण और ध्वनि से मिलकर बने किसी शब्द को प्रिंट से ध्वनि में बदलकर उच्चारण कर लेने की क्षमता को ही डिकोडिंग कहते हैं। मतलब समझ लीजिए सीधी सीधी बात, जो चीज़ वर्ण या हमें जो भी चीज़ दी गई है उसको अगर हम पढ़ ले रहे हैं तो वो ही उसका डिकोडिंग है। बच्चों में लेखन विकास के स्तर कौन कौन से होते हैं? तो उभरता लेखन, शुरुआती परंपरागत लेखन स्तर,
मध्यवर्ती लेखन स्तर या संरचनाबद्ध लेखन स्तर और प्रभावपूर्ण लेखन स्तर। फाउंडेशनल लर्निंग शिविर का आयोजन कितने दिनों का होता है? 50 दिन का होता है। गणित में कितनी मौलिक संक्रिया होती हैं? तो 4 होती हैं, जोड़, घटाना, गुणा और भाग। प्रतिवर्ष अप्रैल माह में शिक्षक किन कक्षाओं के बच्चों का अधिगम संप्राप्ति स्तर का परीक्षण करेंगे? तो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के लिए, क्योंकि ये पूरा 1 से 5 तक का ही प्रोग्राम है। किन बच्चों को 50 कार्य दिवस या फाउंडेशनल लर्निंग शिविर की प्रतिभाग करना चाहिए? अधिगम संप्राप्ति स्तर में कक्षा 1-2 के लर्निंग आउटकम के स्तर वाले बच्चों को तो ये ज़रूर करना होता है फाउंडेशनल लर्निंग का, मतलब कक्षा 1 और 2। भाषा सीखने में किन परिवेशी संसाधनों का नियोजित रूप से उपयोग किया जाना चाहिए? तो दीक्षा पोर्टल का इस्तेमाल करिए, पुस्तकालय का इस्तेमाल करिए, पाठ्य पुस्तकों का, QR कोड से आप जो भी आपको दीक्षा ऐप जो मॉड्यूल्स हैं या जो भी चीज़ें हैं उनमें भी आपको QR कोड है, आप उसको स्कैन करेंगे तो वो सीधे दीक्षा ऐप में खुल जाता है। शिक्षण योजना की अवधि कितनी होती है? ये आप सभी को पता है, 40 मिनट का एक पीरियड होता है। शिक्षण अधिगम चक्र TL साइकिल के क्रमबद्ध चरण कौन कौन से हैं? ये भी एक नया प्रश्न बिल्कुल। पहला इंट्रोडक्शन, मतलब रोचक प्रस्तावना देनी है। फिर प्रैक्टिस क्या है, कैसे अभ्यास करना है, और बाद में आकलन व मूल्यांकन, या फिर इसे हम असेसमेंट कहते हैं। शिक्षण तकनीकियों का क्या उद्देश्य होता है? तो भाई तकनीकियाँ होती क्यों हैं? सुधार के लिए हैं। तो उन बच्चों की समस्याओं के निराकरण का माध्यम है जो अपनी कक्षा में अनुरूप सीखने से पिछड़ जाते हैं या पिछड़ा महसूस करते हैं। जो लोग पिछड़ चुके हैं उनको वापस उसी भीड़ में लाना। लर्निंग आउटकम्स को अन्य के नामों से जाना जाता है। तो अधिगम परिणाम, सीखने का प्रतिफल, अपेक्षित दक्षताएं। प्रभावी शिक्षक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, प्रोफेसर NK जंगीरा। कौन? प्रभावी शिक्षक। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को सरल एवं बाल केंद्रित बनाने हुए स्थायी अधिगम हेतु अंग्रेजी 26 अक्षरों को किस तरह प्रयोग किया जाता है? तो ये आपको पता होना चाहिए। प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी की तरह हर अक्षर का कोई एक अर्थ है उस सीढ़ी में जो हमें प्राप्त करने होते हैं। शैक्षिक नेतृत्व कैसा होना चाहिए? तो लोकतांत्रिक या फिर जंत्री होना चाहिए। मतलब सभी बात है कि हम सबको एक समान माने। विद्यालय और समुदाय के मध्य सेतु का कार्य कौन है? तो वो विद्यालय प्रबंध समिति का होता है, क्योंकि वह गांव से भी जुड़े होते हैं और विद्यालय से भी जुड़े होते हैं। बाल अखबार क्या है? तो विद्यालयों के बच्चों का स्वनिर्मित अखबार जिसमें कहानी, कविताएं, घटना आदि का समावेश होता है। जन पहल पुस्तिका किसे उपलब्ध कराई गई हैं? तो विद्यालय प्रबंध समिति को जन पहल पुस्तिका जो है वो उपलब्ध कराई गई है। शिक्षण योजना प्रारूप में कुल बिंदुओं की संख्या, यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप सभी शिक्षक हैं। 6 भाग। पहला कौन सा? लर्निंग आउटकम क्या होने चाहिए? मतलब जब आप पढ़ाने जाएं तो दिमाग में क्या क्या हो कि पहले बच्चा क्या लर्निंग आउटकम्स उसको देने हैं या वो क्या प्राप्त करना चाहिए। फिर प्रकरण क्या है, किस मुद्दे बात चलेगी, सीखने सिखाने की सामग्री क्या क्या देंगे, फिर उसमें गतिविधियाँ क्या होंगी, फिर आपने ये जो चीज़ें हैं शिक्षण में के प्रारंभ में किया, शिक्षण के दौरान में आपने क्या क्या किया और शिक्षण के अंत में भी आपने क्या क्या किया। फिर आप गृह कार्य क्या देंगे और फिर शिक्षक की आगामी योजना आगे का फिर सोचता है। प्रातःकालीन सभा एवं सायंकालीन सभाओं की रूपरेखा किस मॉड्यूल में वर्णित है? तो ये शिक्षण संग्रह में दिया गया है कि जो सुबह की जो प्रेयर है, जो सभा है, वो कैसी क्या होनी चाहिए। बाल संसद का उद्देश्य क्या है? तो नेतृत्व का बच्चों में विकास होना चाहिए, जीवन के मूल्यों की जानकारी होनी चाहिए और व्यक्तित्व का भी विकास होता है। जीवन मूल्यों का मतलब अगर आप क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ की चर्चा कर रहे हैं तो आपको ये होना चाहिए कि आपके अंदर क्या वो चीज़ें हैं जो उसके लिए ज़रूरी होंगी। इसीलिए जीवन मूल्यों का भी विकास इससे होता है। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ध्यानाकर्षण, ध्यान रखिएगा, दूसरा वाला है ऐसे बच्चों की मदद करना जो कि रेमेडियल टीचिंग चाहते हैं, जो कक्षा के स्तर के अनुरूप अवधारणा व कौशलों को सीखने में कठिनाई महसूस करते हैं। मतलब जो अपने लर्निंग आउटकम्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं उनके लिए। लर्निंग आउटकम से संबंधित मॉड्यूल कौन सा है? तो ध्यानाकर्षण है। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कितने भाग हैं? तो 4 भाग हैं। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के कुल कितनी शिक्षण तकनीकी हैं? तो 18 तकनीकियाँ हैं, ये याद रखना है। लर्निंग गैप पता लगाने का सही समय क्या होता है? तो सत्र के प्रारंभ में, क्योंकि बच्चा
क्या सीख के आया, उसे कितना आता है और अब आपको कितना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना होगा। आकलन प्रपत्र बनाना क्यों आवश्यक है? आरंभिक परीक्षण हेतु, ये सबको पता है। आरंभिक परीक्षण हेतु प्रथम कार्य क्या होगा? तो सबसे पहले आपको एक आकलन प्रपत्र का निर्माण करना होगा। आकलन प्रपत्र पर ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक व तर्कात्मक प्रश्नों के प्रतिशत क्या होगा? मतलब देखिए, जो भी कोई पेपर सेट होता है उसमें ऐसा नहीं कि बस पेपर उठाया डाल दिया, हमें सभी चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि क्या बच्चे में उन चीज़ों का जो जनरेशन है या फिर जो भी चीज़ उनमें जनरेट होनी चाहिए थी, क्या वो वाकई हो रही हैं, चाहे उसकी तार्किक बुद्धि हो, चाहे उसमें कितना ज्ञान हो, ये सभी चीज़ों का ध्यान पेपर बनाते वक्त रखना पड़ता है। तो वो लाइन से दिया हुआ है, मतलब ज्ञानात्मक का 20%, बोधात्मक का 50%, अनुप्रयोग का 20% और तर्कात्मक प्रश्नों का 10%। आरंभिक परीक्षण के पूर्व में विषयवार परीक्षण प्रपत्र में कक्षा 6 से 8 के छात्रों के आकलन हेतु कुल कितने वस्तुनिष्ठ व आत्मनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं? तो ध्यान रखिएगा 20 व 5 दिए गए हैं। इस पर मैंने बहुत अच्छे से पिछली वीडियो में डिस्कस किया, वो देख सकते हैं। आकलन प्रपत्र में एक प्रश्न कितने का होता है? तो वो 3 अंक का होता है। आकलन का महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? तो वह सीधी सीधी बात है, बदलाव या फिर सुधार क्या होने चाहिए। आकलन के बाद छात्रों का समूह कैसे बनाना चाहिए? तो प्राथमिक व उच्च प्राथमिक में 3 समूह बनने चाहिए, जो ए, बी व सी के हिसाब से हों, जिनको उनके नंबर जो लोग प्राप्त करते हैं उस हिसाब से हम उन्हें बांट सकें। किस प्रकार के समूह का निर्माण? उचित समूह निर्माण होगा सभी समूहों में सभी स्तरों के छात्रों का, मतलब बच्चों को अलग अलग नहीं बिठाना है, बच्चों के साथ में रखिएगा तो सबको ही इसका लाभ मिलता है। शिक्षण कार्य के पूर्व क्या क्या तैयारी आवश्यक है? तो आपकी अधिगम स्तर सूची होनी चाहिए कि बच्चों को क्या क्या आना चाहिए। फिर लर्निंग आउटकम्स, आपको क्या बच्चों को सिखाना है आज की क्लास में, और समूह निर्धारण व समय सारणी, पूरी समय सारणी भी उसमें आपको दर्शानी होती है। बैंक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? तो सभी छात्रों को प्रतिभागिता के समान अवसर प्राप्त होते हैं। एक 40 मिनट की कक्षा में छात्रों की क्रियाशीलता कितने मिनट होनी चाहिए? मतलब बच्चा कितनी देर सक्रिय रहे, कितनी देर एक्टिव रहे। तो 40 मिनट की क्लास है तो 30 मिनट तो बच्चे को एक्टिव रहना ही चाहिए। ध्यानाकर्षण तकनीकों में क्या सम्मिलित नहीं है? तो समुदाय का सहयोग कहीं भी नहीं दिखा गया है। क्रियान्वयन संदर्शिका किन कक्षाओं के लिए है? तो आपको पता है वो कक्षा 1, 2 व 3 के लिए है। क्रियान्वयन संदर्शिका किन विषयों के लिए? तो वो भाषा गणित के लिए है। भाषा शिक्षण की 5वीं दक्षता कौन सी है? तो थिंकिंग या फिर सोचना। कक्षा 1, 2 में भाषा और गणित के कितने कालांश होंगे? 3 कालांश तय हैं। कक्षा 1/2 में भाषा के प्रथम कालांश में क्या पढ़ाया जाएगा? तो यह पुस्तिका और प्राप्त प्रिंट रिच सामग्री को देखते हुए टीचर अब अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएगा। क्रियान्वयन संदर्शिकाओं में कितने सप्ताह की कार्य योजना दी गई है? तो केवल 16 सप्ताह के बारे में बताया गया। ध्यान रखिएगा किसमें? क्रियान्वयन संदर्शिका में। प्रिंट चेतना क्या है? तो प्रिंट चेतना अभी जस्ट पीछे पढ़ के आ चुके हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग को याद होगा, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि जो हम बोल रहे हैं उसे लिखा जा सकता है और जो लिखा है उसको हम बोल सकते हैं। लोगोग्राफिक पठन क्या है? तो लिखे हुए शब्दों को अर्थपूर्ण चित्रों के रूप में पहचानना, मतलब अलग अलग हैं और जब मिला दिए जाएं तो वो एक अर्थपूर्ण चित्र बन के सामने आए। ELPS सिद्धांत किसने दिया? यहाँ पे ELPS सिद्धांत के बारे में नहीं पूछ रहे, दिया किसने ELPS सिद्धांत? तो 1984 में पामेला लिएबेक्स ने किया था। डीन्स ब्लॉक का कारण उपयोगिता क्या है? तो जोड़ घटाना, स्थानीय मान के ज्ञान। कक्षा 3 में भाषा और गणित कितने कितने कालांश होंगे? तो कालांश 2-2 मिनट के होंगे। और 3-4 में भाषा के प्रथम कालांश में क्या पढ़ाया जाएगा? तो बताया उसमें मौखिक कार्य और पढ़कर समझने का अध्ययन। टाइम ऑन टास्क क्या है? तो ये भी एकदम बिल्कुल नया प्रश्न है, कहीं नहीं सुना होगा। क्या है भैया? जितने समय के बच्चे शैक्षणिक गतिविधियों में
क्या है, व्यस्त रहते हैं। स्कैफोल्डिंग बहुत महत्वपूर्ण है। किसी नई अवधारणा कौशल को सीखने में शिक्षक द्वारा बच्चों को मदद करना ही स्कैफोल्डिंग है। मतलब बच्चों को मदद करिए ताकि वो चीज़ें ठीक कर सकें या सीख सकें। आगे GRR क्या होता है, तो सीखने की जिम्मेदारी क्रमशः बच्चों को सौंपना। आधारशिला मॉड्यूल और क्रियान्वयन संदर्शिका में क्या अंतर है, महत्वपूर्ण है। तो आधारशिला मॉड्यूल में पेडागोजी की चर्चा है, जबकि संदर्शिका में कार्य योजना की बात की गई है, मतलब उसमें कोई ज्ञान नहीं दिया गया। प्रति विद्यालय कितने संदर्शिका हैं या प्राप्त हुई हैं, तो वह 6 हैं। सहज पुस्तिका किस कक्षा के बच्चों के लिए दी जाएगी, तो ये 1, 2, 3 के लिए जाएगी। कौन सी, सहज पुस्तिका जो है। शारदा कार्यक्रम किससे संबंधित है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या, आउट ऑफ स्कूल, चलो बच्चों से, आउट ऑफ स्कूल बच्चों से। शारदा में क्या आशय है, तो उत्तर इसका स्कूल हर दिन आए। शारदा कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य क्या क्या है, तो आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हीकरण, मतलब जो स्कूल नहीं आ रहे उनका चिन्हीकरण, उनको दर्ज करना, पंजीकरण, नामांकन, आकलन एवं ट्रैकिंग। शारदा कार्यक्रम के अंतर्गत किस आयु के वर्ग के बच्चों में शामिल किया गया है, तो ध्यान रखना शारदा में 5 से 14 वर्ष के बच्चों को ही शारदा में बच्चों को जोड़ा जा रहा है। किस प्रकार के बच्चों का शारदा कार्यक्रम के अंतर्गत चिन्हीकरण किया जाना है, उत्तर 5 प्लस 14 वर्ष के ऐसे बच्चे जिन्होंने किसी विद्यालय में नामांकित नहीं किया अथवा नामांकन के पश्चात अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर सके। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार आउट ऑफ स्कूल बच्चों की क्या परिभाषा है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों की कोई बच्चा बिना विद्यालय का माना जाएगा यदि वह किसी विद्यालय कभी नामांकित न किया गया हो, गई हो, अथवा यदि नामांकन के पश्चात अनुपस्थित होने के कारणों की पूर्व सूचना के बिना विद्यालय से न्यूनतम 45 मिनट या उससे अधिक अवधि में अनुपस्थित रहा हो। शिक्षक बच्चों के चिन्हीकरण व पंजीकरण का कार्य किस समय कर सकते हैं, तो किसी भी दिन व किसी भी समय। वैसे बहुत से लोग कहते हैं कि जो काम है बाकी वो आप अपने शिक्षण पूरा जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप कर सकते हैं। विद्यालय में नामांकित सभी आउट ऑफ स्कूल बच्चों की प्रशिक्षण की व्यवस्था किसके अनुसार की जाएगी, तो बच्चों के अधिगम स्तर के अनुसार। शारदा पोर्टल को किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो ये यूनिसेफ का सहयोग से चालू किया गया है। बच्चों के चिन्हीकरण, पंजीकरण एवं नामांकन के प्रथम चरण की समयावधि क्या है, तो जो समय विधि है, मतलब टाइम पीरियड है, वो 1 फरवरी से 15 अप्रैल के मध्य को रखा गया है। द्वितीय चरण के समय विधि क्या है, तो 21 मई से 15 जुलाई है। निष्ठा क्या है, फुल फॉर्म नहीं बोला है, तो स्कूल प्रमुख और शिक्षक समग्र उन्नति के लिए एक राष्ट्रीय पहल चालू की जा रही है। निष्ठा प्रशिक्षण में कितने मॉड्यूल हैं, तो 18 मॉड्यूल हैं। आप कर चुके होंगे, आपने बहुत मेहनत से किए भी होंगे। निष्ठा योजना में कौन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है, यह भी एक प्रश्न बड़ा ही डीप है। क्या बोल रहे हैं देखिए इसको। सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे बच्चों शिक्षकों के लिए यह एक खास प्रशिक्षण है। अभी इस योजना के अंतर्गत इसमें 1ली से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। करीब 42 लाख शिक्षकों को इसमें शामिल करने की योजना बनाई गई है। निष्ठा प्रशिक्षण हेल्पलाइन नंबर क्या क्या दिए गए हैं, तो इसमें दिया है कि इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके आप निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। निष्ठा का उद्देश्य क्या क्या है, तो भैया योग्यता आधारित शिक्षा होनी चाहिए, स्कूल को सुरक्षित रखना है, व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को संभालना है, शिक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लाना है, ध्यान केंद्रित करने और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग भी करवाना है, फिर लाइब्रेरी, इनको क्लब, यूथ क्लब, किचन गार्डन आदि के अधिक से अधिक जानकारी भी होनी चाहिए। हर तरह की परिस्थिति में स्कूल में नेतृत्व करने के गुण, पर्यावरण से संबंधित जानकारी और प्री स्कूल पूर्व व्यावसायिक शिक्षा। निष्ठा प्रशिक्षण का परिणाम क्या होगा, ये सोचने वाली बात है कि इस ट्रेनिंग के बाद एक्चुअल में होना क्या है। तो शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता बढ़ाने
के साथ साथ छात्रों के लर्निंग आउटकम पर भी ध्यान जाएगा। ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। मैं यहाँ पे इन प्रश्नों को यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण है और कोई ना कोई अधिकारी इन पर चर्चा ज़रूर करेगा, क्योंकि देखिए प्रेरणा तक तालिका, लक्ष्य और सूची जब हो चुकी है तो अब आगे भी अधिकारी बढ़ेंगे तो ज़रूर वो कुछ नई चीज़ जोड़ेंगे। और इसमें वीडियो में सभी प्रश्न एकदम नए थे, कोई भी रिपीटेड नहीं था। भगवान का नाम लीजिए और कल जितना भी आपको सिखाया गया है वो आपको याद रखना है। जो भी आपको बताया गया है इसको अच्छे से पढ़िए और इसको याद करिए। आपके लिए जो मेहनत की है तो लाइक बनता है, क्योंकि ये वीडियो बड़ी है, सभी प्रश्न नए हैं, कुछ भी रिपीट नहीं हुआ है। धन्यवाद।